हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर किसी एग्जाम में वो सिलेबस में दिया हुआ होता है। हमारा टॉपिक आज का है नरेशन। क्या है दोस्तों? नरेशन। नरेशन जो वर्ड है, ये शब्द बना है नरेट से। नरेट, नरेट यानी कहना, बताना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा नरेटर, जो कहानी कहता है उसको नरेटर कहते हैं। तो नरेट यानी कहना, बताना। तो नरेशन क्या है, इसको आप थोड़ा पहले इसकी बेसिक बात समझो कि क्या होता है, क्यों इसको हम लोग नियम ऐसे बने हैं चेंज करने के, उसके पीछे लॉजिक क्या है। नरेशन, किसी भी व्यक्ति ने कोई बात को बोला, किसी ने कोई बात कही और उस बात को आप किसी और को नरेट करना चाहते हो, या वही उस बात को नरेट करना चाहता है, किसी और को भी वही बात बताना चाहते हैं आप, तो उस बात को आप दो तरीके से लोगों को नरेट कर सकते हैं। दो तरीके से लोगों को आप बता सकते हैं। जो स्पीकर ने बोला या जो कहीं आपने लिखा हुआ पढ़ा, उसको आप दो प्रकार से कहीं पर व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो होता है कि जैसा स्पीकर ने कहा उसके उन वर्ड्स को एज इट इज, जो शब्द उसने कहे उन वर्ड्स को, उन एग्जैक्ट वर्ड्स को बिल्कुल एज इट इज, ज्यों का त्यों आप किसी और को बता दें। उसमें कोई बदलाव ना करें, जैसा उसने कहा आपने बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट वर्ड्स में वो बात दूसरों को बता दी। तो वो तो होता है डायरेक्ट स्पीच। नरेशन के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। एज इट इज कह दिया, डायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने उन शब्दों को बदल कर लिख दिया, क्योंकि जैसे किसी ने कोई बात कही, उस बात को आप किसी और को बताएंगे, तो जो बात आपने पहले सुनी या उस व्यक्ति ने जो बताई, उस बात को किसी और को बताएंगे तो पर्सन चेंज हो जाएंगे। वो कहने वाला कोई और था, अब आप बता रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, वो बोलेगा कि मैं, आप बोलेंगे कि वो। फिर वो जो बात कही, अब दोबारा उस बात को बाद में आप कहेंगे तो उसका टेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बात तो उसने 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले कही थी। तो अब जब कहेंगे तो वो वाली बात तो पास्ट में चली गई। तो इसके अंदर पास्ट टेंस हो जाता है। जनरली ऐसा होता है कि टेंस बदल जाते हैं, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि यह मेरी बुक है, तो आपने दिस को दैट कर दिया। टुमारो को द नेक्स्ट, टुमारो को आपने द फॉलोइंग डे कह दिया, आपने द नेक्स्ट डे कह दिया। तो ये जो समय को, टाइम को, प्लेस को, प्रोनाउन को, टेंस को चेंज करके आप लोगों को बताते हैं, उसे फिर आप डायरेक्ट नहीं कहते हैं, उसे आप इनडायरेक्ट कहते हैं। तो दो प्रकार से किसी स्पीकर के या राइटर के शब्दों को व्यक्त किया जा सकता है, उसे आप कहते हैं नरेशन। दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर है, जो राइटर है, उस स्पीकर या राइटर के वर्ड्स को आप ज्यों का त्यों एज इट इज लिखते हैं या बोलते हैं। एज इट इज उसके शब्दों को कहा जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राम said to Sita, I'm reaching Delhi tomorrow. अब देखो आप, राम ने सीता से कोई बात बोली, क्या बोला उसने? आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूं। तो जैसा राम ने कहा, आपने उसको एज इट इज, ये देख रहे हैं आप, इन्वर्टेड कोमाज हैं ये, इन इन्वर्टेड कोमाज में आपने ये पूरी बात लिख दी। तो जैसा राम ने सीता से कहा, आपने उसको वैसा का वैसा लिख दिया। और आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को अगर आप एज इट इज कोट करना चाहते हैं,
एज इट इज बताना चाहते हैं तो उसे इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। दो इन्वर्टेड कोमा लगाए जाते हैं, उसके बीच में उस बात को लिखा जाता है। कौन सी बात को? जिस बात को आपने एज इट इज लिख दिया, एज इट इज बोलना है, उसको आप इन्वर्टेड कोमास में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जैसा राम ने सीता से कहा, आपने उस बात को वैसे के वैसे व्यक्त कर दिया, इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं एज इट इज व्यक्त करना, ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन में क्या होता है? किसी भी स्पीकर या राइटर की कही गई बात को आप नरेट करते हैं। अगर उस बात को आप एज इट इज नरेट कर देते हैं, स्पीकर या राइटर की बात को, तो उसे फिर आप लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम कोई स्पीकर है, उसने सीता से बात बोली, सीता उसकी बात को सुन रही है, वो लिसनर है। राम ने सीता से कहा, क्या कहा? आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। मैं कौन? राम। राम दिल्ली पहुंच रहा है टुमारो, आने वाले दिन। तो ये एज इट इज जो बात बोली गई, इसे आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं दोस्तों। इसमें आप देख रहे हैं ये कोमा से पहले एक पूरा क्लोज है। राम सेड टू सीता, राम सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, सीता ऑब्जेक्ट है। तो अपने आप में ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को आप क्या कहते हैं, इसकी टेक्निकल नाम है। और कोमा के बाद जो आप इन्वर्टेड कोमास में देख रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? इन दोनों के नाम होते हैं। तो मैं वापस पूछ रहा हूं, कोमा से पहले वाला जो वाक्यांश आप देख रहे हैं, ये जो पहले वाला वाक्य आप देख रहे हैं, इसमें इसे कहते क्या है टेक्निकली? देखो, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, यानी कि आप राम की कई बात को रिपोर्ट करना चाहते हैं। इस पूरे स्पीच को, जो ये पार्ट है, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग स्पीच। कोमा से पहले वाला जो वाक्यांश है, और कोमा के बाद जो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा में, उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। वापस देखना, कोमा से पहले वाले को रिपोर्टिंग स्पीच, और कोमा के बाद जो इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ है, उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्योंकि ये वर्ड आपके काम आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच को ऐसे चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज करते हैं। तो आपको एक टेक्निकल नाम पता होना चाहिए। एक खास बात और, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसकी वर्ब है सेड टू, और इस सेड टू को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो सेड टू आप देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। ये जो सेड टू आप देख रहे हैं, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, सीता ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और इस वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जो कोमा से पहले वाला जो वाक्यांश देख रहे हैं, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो कोमा के बाद आप देख रहे हैं रीचिंग दिल्ली टुमारो, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है ना दोस्तों। ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब ये मैं आपको रिटर्न में पीपीटी के थ्रू बता भी दूंगा। अब एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच दे करके आपसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछ लेता है, या इनडायरेक्ट स्पीच दे करके डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है ना। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। जनरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछता है, बट कई बार एग्जाम में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी करवा लेता है। तो आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नरेशन। नरेशन किसे कहते हैं? किसी भी स्पीकर राइटर की बात को नरेट करना, व्यक्त करना, बताना, नरेशन कहलाता है। ये दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्पीकर या राइटर के कहे गए शब्दों को जो का त्यों एज इट इज लिखा या बोला जाता है, उसे आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, उन शब्दों को थोड़ा सा नियम के हिसाब से चेंज करके, मतलब शब्दों को चेंज तो कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच के शब्दों को, लेकिन उनका मूल अर्थ, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बदलता है, बात वही रहती है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देखो मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताता हूं। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है दोस्तों, किसी भी स्पीकर के, राइटर के कहे गए शब्दों को आप थोड़ा
परिवर्तन करके लिखते हैं, क्योंकि अब वो समय बदल गया, वो लोग बदल गए, बोलने वाले, बताने वाले, तो आप परिवर्तन करके लिखते हैं। लेकिन इस प्रकार से उन शब्दों को, आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो शब्द कहे राम ने सीता से, इन शब्दों को इस प्रकार से चेंज करते हैं कि शब्द तो बदल जाए, तरीका तो बदल जाए, लेकिन उसका मूल अर्थ, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट मीनिंग वही रहना चाहिए, मूल अर्थ वही रहना चाहिए, लेकिन हाँ, शब्द का बोलने का, एक्सप्रेस करने का तरीका जो है आपका वो चेंज हो जाना चाहिए। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट वो के वो शब्द ना बोल करके इनडायरेक्टली उसी बात को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जाता है, लेकिन बिना मूल अर्थ बदले, बिना एग्जैक्ट मीनिंग चेंज करे, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये डेफिनेशन रूप में आपको पीपीटी में दिखा दूंगा। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल बात समझने की कोशिश कीजिए। राम सेड टू सीता, आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, इसको इनडायरेक्ट चेंज करना है। अब जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले पढ़ रखे हैं, जिनको बेसिक्स पता है, वो इनका आंसर बता सकते हैं। तो क्या बनेगा, अभी कैसे बदलेगा, नियम तो मैं थोड़ी देर बताऊंगा आपको, बट इसका एक बार हम चेक कर रहे हैं कि आप में से कितने लोगों को इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बदलना आता है। तो आप आंसर बता सकते हैं। क्या बनेगा दोस्तों, राम सेड टू का टोल्ड हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो सब रूल्स हैं, और वो रूल्स भी बने हैं, वो जरूरत है, उसके हिसाब से समझेंगे हम लोग क्यों ऐसे रूल बने। राम ने सीता से कहा, तो राम ने सीता को बताया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं, दैट से जोड़ते हैं। ये दैट ऑप्शनल होता है, हमारी छोटी क्लासेस में तो दैट का जरूर यूज होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दैट कई बार नहीं भी होता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि दैट आए, बट जो हमने पहले इंग्लिश पढ़ी उस हिसाब से दैट आना चाहिए। तो दैट है, राम टोल्ड सीता दैट, दैट वैसे ऑप्शनल होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। राम टोल्ड सीता दैट, आई को, मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, मैं मतलब कौन पहुंच रहा है, राम पहुंच रहा है, तो राम लड़का है तो ही हो जाएगा ही। मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, राम ने सीता से कहा। अब उसने कल कहा था, उसने परसों कहा था, उसने सुबह कहा था, तो बात तो अब वो पुरानी हो गई ना, पास्ट में चली गई। तो जो भी टेंस दिया होता है ना, जनरली उसको उसके पास्ट में चेंज कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। तो वो खैर मैं रूल बताऊंगा आपको, अभी चिंता मत करें आप, रूल अभी सब आएंगे, बट जिनको पहले से पता है वो बता सकते हैं कि इसका बनेगा, राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज रीचिंग दिल्ली टुमारो द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज रीचिंग दिल्ली द नेक्स्ट डे, ये बनेगा। क्या दोनों का मूल अर्थ एक ही है क्या, शब्द तो बदल गए। देखो आप, डायरेक्ट में तो एज इट इज इनवर्टेड कोमा में लिख दिया था, यहां उसी बात को बिना मूल अर्थ बदले, विदाउट चेंजिंग इट्स एग्जैक्ट मीनिंग, हमने अदर वर्ड्स में इस बात को एक्सप्रेस कर दिया है। क्या किया हमने, राम टोल्ड सीता, राम ने सीता से कहा कि ही वॉज रीचिंग दिल्ली द नेक्स्ट डे, कि वो ना जिस दिन कह रहा था बात, उससे नेक्स्ट डे, अगले दिन वो दिल्ली पहुंच रहा था। तो बात तो वही तो हो गई, यही है नरेशन। ये क्यों सिखाया जाता है, ये इसलिए सिखाया जाता है कि आप लोगों ने कोई बातें सुनी और क्या आप उनको इंग्लिश में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या आप उसको इंग्लिश में नरेट कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम है नरेशन। और नरेट करना दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट एज इट इज शब्दों बताना, डायरेक्ट स्पीच, और एक उसको इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करना, शब्दों को चेंज करके बिना मूल अर्थ बदले, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, दो तरह की स्पीच होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमारे एग्जाम में क्या आएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना। अब उसमें अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ाया था कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग सेंटेंस पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो, सेंटेंस अलग अलग थे। कभी हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, कभी हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कभी हमने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस। तो सेम बात अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। इसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, इसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच भी, रिपोर्टेड स्पीच भी है, इसका नाम नरेशन भी है। तो नरेशन में हम लोग तीनों तरह के सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना सीखेंगे, और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं
उनको भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। वो सेंटेंस क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, वो सब हम लोग जब एक एक करके पढ़ेंगे तो सारी बातों को पढ़ेंगे, उन सब बातों के नियमों को, खास बातों को, उनके लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो लॉजिक समझो कि डायरेक्ट स्पीच में तो जो जैसी बात कह रहा था वैसा का वैसा लिख दिया, बोल दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्योंकि समय, स्थान, लोग बदल गए हैं तो उन्हीं के हिसाब से बदल करके उसको लिखा जाता है। बात वही होती है लेकिन उसको बोलने का तरीका बदल जाता है, तो डायरेक्ट ना होकर के वह बात इनडायरेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस बात को देखते हैं। देखिए, नरेशन जो है, अगर आप इसको देखें तो क्या होता है, किसी भी वक्ता, किसी भी स्पीकर या राइटर भी हो सकता है, लिखने वाला या स्पीकर होता, राम सेतु सीता राम स्पीकर था, बोलने वाला, किसी भी वक्ता के शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में तो क्या होता है, स्पीकर या राइटर के शब्दों को ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज लिखा या बोला जाता है, इन एग्जैक्ट वर्ड। इन एग्जैक्ट वर्ड मतलब जो स्पीकर ने कहा एग्जैक्ट वही के वही वर्ड एज इट इज जब एक्सप्रेस किए जाते हैं तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। जैसे अभी जब राम सेड टू सीता, क्योंकि थोड़े से अपसलीट हो गए हैं नाम, वो हम लोग कई बार बोर हो चुके हैं तो तो नाम चेंज कर दिए, सेंटेंस वही है। पंकज सेड टू छवि, पंकज ने छवि से कहा आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, वही बात है, मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूं। तो जैसा पंकज ने छवि से कहा आपने उसको एज इट इज यहां पर मेंशन कर दिया, ये डायरेक्ट स्पीच है। बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इसमें स्पीकर या राइटर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं ना, आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, इस एग्जैक्ट वर्ड्स को इनके बिना मूल अर्थ बदले, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बदलेगा, मूल अर्थ वही रहेगा, एग्जैक्ट मीनिंग वही रहेगा, लेकिन बिना एग्जैक्ट मीनिंग को बदले थोड़ा परिवर्तन करके लिखा या बोला जाता है, चेंज कर देते हैं कुछ। और वो चेंज कैसे करते हैं, इस पंकज सेड टू छवि क्या बना था आपको मैंने, पंकज सेड टू क्या बन गया था, टोल्ड, यहां दैट जोड़ा था, आई को अपने पंख के हिसाब से ही कर देंगे, इज एम आर को वॉज वर कर देते हैं, रीचिंग दिल्ली द नेक्स्ट डे, बस यही चेंज किया है। मैं दिखाता हूं, देखो आपको वही वाक्य है, पंकज टोल्ड छवि, क्या क्या चेंज किया अपन ने वो देख लेना आप। सेड टू को चेंज कर दिया हमने टोल्ड, ये हो गया एक चेंज, दैट से जोड़ा, ये हो गया दूसरा चेंज। ठीक है ना, आई को ही कर दिया, ये हो गया तीसरा चेंज, वॉज आ गया, ये होगी चौथी बात, द नेक्स्ट डे आ गया, ये होगी पांचवी बात। हमने 5 जगह चेंज किया, कितने जगह चेंज किया हम लोगों ने, 5 जगह। सेड टू को टोल्ड कर दिया, दैट से जोड़ दिया, आई को ही बदल दिया था, एम को वॉज कर दिया, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर दिया, ये सेंटेंस था हमारा। अभी 5 ही रूल है, इस सेंटेंस जानबूझ के लिए मैंने 5 जगह परिवर्तन किया है, तो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के जो बेसिक रूल्स हैं वो ये 5 ही हैं, कि वर्ब कैसे चेंज करी, जोड़ा किससे, आई को कैसे चेंज किया, ये इजएमआर का वॉज क्यों हो गया, और ये नेक्स्ट डे कहां से आया। ठीक है ना, तो ये क्या क्या चेंज किया, देखो इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया ना हमने, तो कहीं तो हमने ही का आई का ही कर दिया, प्रोनाउन चेंज कर दिया, कहीं पर प्लेस चेंज कर देते हैं, टाइम चेंज करते हैं, जैसे टुमारो था तो टुमारो का क्या कर दिया हम लोगों ने, द नेक्स्ट डे कर दिया, और टेंस चेंज कर दिया, वॉज कर दिया इसको। तो बस ये चेंज है, बेसिक रूल ये है, इनको पढ़ करके हम लोग डायरेक्ट को समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपके सिलेबस में होता है, कैसे उसको चेंज करना है वो बात हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि नरेशन किसे कहते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एज इट इज स्पीकर के वर्ड्स को लिखा या बोला जाता है, इनडायरेक्ट में उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा चेंज करके, थोड़ा परिवर्तन करके लिखते हैं बिना मूल अर्थ बदले। हमने एक वाक्य लिया डायरेक्ट स्पीच का और कैसे उसको बिना उसके मूल अर्थ बदले चेंज किया वो भी हमने साथ साथ में देख लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्तों,
मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और जिनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो हमें देखना है। जैसे वो अभी सेंटेंस देख रहे थे हम लोग, आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो। क्या आपको नहीं लगता कि असर्टिव सेंटेंस है? देखो सब्जेक्ट आ रहा है शुरू में और लास्ट में टुमारो के बाद क्या आ रहा है? फुल स्टॉप आ रहा है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू होते हैं लास्ट में फुल स्टॉप होता है, उनको कैसे चेंज करेंगे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो देखना है। को कैसे चेंज करते हैं वो रूल लिखे हुए देख लीजिए आप, मैं लिखूंगा उसको फायदा नहीं है। देखिए पहला रूल क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना हमारी, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी? जो से टू अगर आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको टेल में चेंज कर दें, सेज टू आ जाए तो टेल्स कर दें, दोनों फर्स्ट फॉर्म है। सेड टू को टोल्ड कर दें, सेड टू क्या कर दें? टोल्ड। और अगर सैड आता है तो सैड रखें। देखो हालांकि सैड है SAID, लेकिन एक वर्ड होता है SAD, सैड। तो एक थोड़ा सा एक ऐसे याद रखते हैं, मजाक की बात है कि जो आदमी सैड है ना, जो आदमी दुखी है, वो देखना कितने प्रयत्न कर लो जिंदगी में दुखी रहेगा। जो सैड है वो सैड ही रहेगा। ये लोगों की फितरत होती है। जिन लोगों को मस्त रहना है, खुश रहना है, वो खुश ही रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को दुखी रहना है ना, वो दुखी ही रहेंगे, सैड सैड रहेंगे। तो याद रखो सैड सैड रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल जाएं, थोड़ा टेक्निकल जाएं, तो बात यह है कि सैड के बाद अगर टू प्रिपोजिशन दिया हुआ हो तो टोल्ड चेंज करना है। सैड के बाद प्रिपोजिशन नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा, ठीक है ना, फिर सैड का सैड रहेगा। इसके पीछे रीजन है कि वैसे तो ऑब्जेक्ट वाला रीजन होता है, सैड टू अगर होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होता है तभी टोल्ड चेंज करते हैं। सैड के बाद टू नहीं है, इसका मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रखेंगे। बट उस टेक्निकल में मत जाओ, आप इतना याद रख लो कि अगर से टू आता है तो टेल होगा, सेज टू आता है तो टेल्स होगा, सैड टू आ जाए तो टोल्ड होगा, सैड आ जाए तो सैड का सैड रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले जो वाक्य पढ़ रहे थे आपको ध्यान होगा, उसमें था पंकज सैड टू छवि, तो हमने सैड टू क्या में चेंज कर दिया था? टोल्ड में चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो सैड टू टोल्ड में, से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सैड टू टोल्ड में, सैड का सैड। रूल नंबर 1 समझ में आ गया। सैड टू का टोल्ड कर दिया, से का सेज टू का टेल्स कर दिया, से टू का टेल कर दिया, सैड आ जाए तो सैड का सैड रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर 2 क्या था? आपको ध्यान है दैट जोड़ा था हम लोगों ने। पहली बात तो हमने सैड टू का क्या कर दिया? देखो टोल्ड कर दिया, ये हो गया रूल नंबर 1, ठीक है ना। फिर यहां देखो, आप यहां समझ में आएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा ये जो दिए हुए हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा अगर आ जाता है तो इन दोनों को हटाते हैं। कोमा व इन्वर्टेड कोमा इनको हटाते हैं और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और जिनके लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कोमा इन्वर्टेड को हटा दिया और क्या ले आए? दैट ले। ये रूल नंबर 2 हो गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दोनों वाक्यांशों को दैट से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, यही तो रूल है। कोमा आ जाए, इन्वर्टेड कोमा, ये जो 6699 होता है ना इस तरह से, ये इनको कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, और जो ये लगता है सेंटेंस के बीच में इसे कहते हैं कोमा। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, जिनमें सब्जेक्ट शुरू में आता है और फुल स्टॉप आता है, उनको आप क्या करेंगे? दैट से जोड़ेंगे। किसको हटा देंगे? कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। 2 रूल समझ में आ गए आपको। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलना है? से टू का टेल, सेज टू का टेल, सैड टू का टोल्ड, सैड का सैड।
और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा जाएगा, दैट से जोड़ा जाएगा। ये दो बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड के लिए आप एक काम करें, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं पहले। रूल नंबर थर्ड क्या है दोस्तों हमारा, पहला रूल तो क्या हो गया, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। सिंपली अगर हम देखें, हालांकि इसमें 3-4 बातें थी, से टू का टेल, सेज टू का टेल, सेड टू का टोल्ड और सेड आ जाए तो सेड का सेड। पहला रूल क्लियर है आप लोगों के, 3-4 बार हो गया। रूल नंबर 2 हमने बात की कि जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होते हैं उनको हटाकर हम काहे जोड़ देते हैं, दैट से जोड़ देते हैं। रूल नंबर थर्ड ये है प्रोनाउन चेंज करने का रूल। पहले इसको समझ लीजिए आप लोग क्या है प्रोनाउन चेंज करने के नियम। पहली बात तो प्रोनाउन क्या होता है ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो वैसे नाम में पता लग रहा होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो यानी होता है इन प्लेस ऑफ, और फिर नाउन यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज हो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में से सर्वनाम कहा जाता है। और आप सभी को आई होप कि सर्वनाम की परिभाषा पता है कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। सेम डेफिनेशन इंग्लिश में, सेम डेफिनेशन इंग्लिश में कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। तो हम यहाँ प्रोनाउन चेंज करने के नियम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, नाउन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते हैं, ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ना इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। भाई नाउन तो राम ही रहेगा, राम का सीता तो कर नहीं सकते आप, राम का गोपाल कर नहीं सकते आप, तो नाउन तो वही रहेंगे। नाउन मतलब नेम, नाम तो वो के वो रहेंगे, लेकिन जो उनके स्थान पे काम आते हैं प्रोनाउन, वो ध्यान आपको इसमें खासकर हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होते हैं, प्रोनाउन के कुछ ये प्रकार होते हैं जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन के उसमें लेते हैं। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या क्या प्रोनाउन और कैसे कैसे चेंज करते हैं। देखो प्रोनाउन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। तो पहले आप सुन लीजिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के ऊपर। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो व्यक्ति बोलने वाला है, जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है या लिख के बता रहा है, तो राइटर भी हो गया। बट जो बोलने वाला है, जो अपनी बात कहने वाला है, वो लिख के बोल रहा है कि वो शब्दों से बोल के बता रहा है, मुंह से बोल के बता रहा है, वो स्पीकर राइटर को होता है। बट आई मीन टू से कि जो बोलने वाला होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी क्लास है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं उसने मुझे एक पेन दिया, तो मैं, मेरा, मुझे, मैं खुद, मैं स्वयं, माई सेल्फ, आई, मी, माई, ये जो वर्ड्स हैं ये फर्स्ट पर्सन है, ये मेरे लिए यूज हो रहे हैं। मेरा जो नाम है, मैं अपना नाम ना लेकर के मेरे लिए मैं आई यूज कर रहा हूं, तो ये आई प्रोनाउन है। आई, मी, माई, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम सब हमारी बात करें तो हम भी तो बोलने वाले हो गए। आप कहें कि हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो जो हम वर्ड है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, वी। ऐसे हम बात करें हमें, हमारा, हमें खुद को, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। फिर एक होता है जिससे आप बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन तो कौन हो गया, ये तो होता है स्पीकर, बोलने वाला। इसमें आई, मी, माई, इस तरह के शब्द आते हैं। प्लूरल के लिए वी, अस, आर भी आ जाएगा। एक ये होता है स्पीकर, बोलने वाला। एक होता है सेकंड पर्सन। अब कई बार ना स्टूडेंट, जब मैं सेकंड पर्सन क्लास में पूछता हूं तो बोल देते हैं कि साहब सेकंड पर्सन तो होता है जो सुनने वाला होता है।
बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। लेकिन दोस्तों यहाँ गलती हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम बात कर रहे हैं और हमारी बात कोई बाहर इस रूम से सुन रहा है, तो हमारी बात तो सुन रहा है, लेकिन क्या वो सेकंड पर्सन है? क्या कोई तीसरा आदमी हमारी, आप और हम बात कर रहे हैं और कोई तीसरा आदमी हमारी बात सुन रहा है, तो बताओ फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? तीसरा आदमी बात सुन रहा है कोई बाहरी, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। सुन तो रहा है बट वो सेकंड पर्सन नहीं है। तो फिर सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन हम उसे कहते हैं जो जिनसे आप बात करते हैं, स्पीकिंग टू, जिससे मैं बोल रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, वो सेकंड पर्सन होता है। अब वो हो सकता है मेरे सामने खड़ा हो सकता है वो दीवार के उधर खड़ा हो और मैं उससे बात कर रहा हूं पर्दे के बीच में। जैसे कहीं जहां पर्दा प्रथा होती है, जैसे मान लो कोई ससुर है, कोई जेठ है, अपने यहाँ परंपरा है, तो आप उससे डायरेक्ट बात नहीं करते हो लेडी से, तो बीच में एक पर्दा होता है, किवाड़ के पीछे खड़े होकर के या फिर दीवार के पीछे खड़े होकर के, ठीक है ना, ऐसे आप कहीं पर्दे के साथ बात करते हैं, तो बात तो सुन रहा है आपकी, डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं आप, भले ही चाहे वो बाहर खड़ा हो, तो उसे आप कहते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है ना। फिर एक होता है थर्ड पर्सन, उसके बारे में आते हैं, पहले सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप बात करते हैं, स्पीकिंग टू, तो मैं बोलने वाला और तुम जो हो सेकंड पर्सन हो। मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो आप हैं सेकंड पर्सन और मैं हूं फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? देखो ये जो आई देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। आई का ऑब्जेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने एक्टिव पैसिव, इसमें मी होता है। आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माई ये बताता है संबंध, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरी क्लास, तो ये मेरा संबंध बताने वाला वर्ड है, इसको हम कहते हैं पजेसिव। संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं? पजेसिव। संबंध बताने वाले, पोजीशन बताने वाले, इसको ना हम शॉर्ट में पी लिख सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, पी फॉर पजेसिव। पजेसिव जो है वो उसके लिए होगा। ऐसे सेकंड पर्सन की बात करें तो तुम सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा और यू का पजेसिव योर होगा। यू सब्जेक्ट होता है, यू आर माई फ्रेंड, और आपने कहा आई लाइक यू, तो यू आर माई फ्रेंड में यू सब्जेक्ट है, आई लाइक यू, लाइक के बाद वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू सब्जेक्ट होता है, यू ही ऑब्जेक्ट होता है। और इनके अगर पजेसिव फॉर्म की बात करें तो वो योर होता है, या माई हो गया या योर हो गया। यू योर, फर्स्ट पर्सन आई मी माई, ऐसे याद भी कर लो, आई मी माई, सेकंड पर्सन यू योर, थर्ड पर्सन क्या होता है? तीसरा आदमी जिसके बारे में बात करते हैं। और तीसरा आदमी जिसके बारे में बात करते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्पीकिंग अबाउट। वापस सुनना, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन स्पीकिंग टू जिससे स्पीकर बात कर रहा है, थर्ड पर्सन स्पीकिंग अबाउट जिसके बारे में बात की जा रही है। तो थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा हमारा? कोई जिसके बारे में बात करें, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और कोई जानवर वगैरह है, ठीक है ना, तो उसके लिए इट यूज करते हैं। अच्छा, इट केवल जानवर के लिए नहीं आता है, इट जानवरों के लिए भी आता है, छोटे बच्चों के लिए भी आता है। छोटे जानवर जो होते हैं जिनका सेक्स डिटरमाइन नहीं होता, जिनका जेंडर डिटरमाइन नहीं होता, उसके लिए भी आप इट यूज करते हैं, ठीक है ना। ही शी इट, ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट वस्तुओं के लिए होता है, एक तो इट सभी निर्जीव चीजों के लिए। इसके अलावा ऐसे जानवर जो छोटे होते हैं जिनके सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई ये मक्खी है कि मक्खा है, ये मच्छर है कि मछली है, तो इनका जिनका सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनके लिए क्या यूज करें? जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ बी इन माई कार, मेरी कार में एक मक्खी है, तो मैं क्या कहूं उसके लिए? ही इज डिस्टर्बिंग मी, शी इज डिस्टर्बिंग मी, या इट इज डिस्टर्बिंग मी। मक्खी को देखकर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये मेल है कि ये फीमेल है। जब पता ही नहीं चल रहा है तो फिर आप इसके लिए क्या यूज करें?
फिर उसके लिए आप इंग्लिश क्या आती है, इट यूज कर लें। जिन छोटे जानवरों का पता नहीं चलता है कि उनका सेक्स क्या है, उनका जेंडर क्या है, तो फिर उनके लिए आप क्या यूज करें, इट यूज कर लें। पता हो कि ये लड़का है तो ही यूज कर लें, पता है कि ये लड़की है तो शी यूज कर लें, और नहीं पता कि ही है कि शी है तो फिर आप उसके लिए इट यूज कर लें, चाहे वो जानवर हो चाहे छोटे बच्चे हो। कई बार ना छोटे बच्चे को देख करके भी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा मैंने देखा, मैं कहा ओहो साहब आपका बच्चा तो, आपका लड़का तो बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने कहा साहब ये लड़का नहीं लड़की है। छोटे बच्चे को देख के मुझे पता ही नहीं चला कि लड़का है कि लड़की। कपड़े भी आजकल ऐसे कॉमन से पहना देते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने कहा ये लड़की बड़ी खूबसूरत है आपकी छोटी बच्ची, कि साहब ये बच्ची नहीं है बच्चा है। तो बच्चों को देख के पता ही नहीं चलता है कि वो ही है कि शी है, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज कर दें, इट यूज कर दें। चाइल्ड के लिए, बेबी के लिए, इनके लिए इट यूज करें, छोटे जानवरों के लिए इट यूज करें। खैर 3 हो गए, ही शी इट, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए होते हैं थर्ड पर्सन में। आपको पता है जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, क्या मुझे बता सकते हैं कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव में, आई का मी करते हैं, यू का यू करते हैं, ही को काहे में चेंज किया था, एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया था जब हम लोगों ने। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यस, याद आ गया आपको, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही हिम। और मैं मेरा बता रहा हूं, मेरा घर माई हाउस, तुम्हारा घर योर हाउस। कोई लड़का है, ये उसका घर है, तो यहां क्या कहेंगे हम, हिज हाउस। क्या कहेंगे दोस्तों, हिज हाउस, ठीक है ना। ही हिम हिज, लड़की है शी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। इसका पजेसिव, कोई लड़की है, ये उसका घर है, ये उसके दोस्त हैं, ये उसके पेरेंट्स हैं, तो हिज पेरेंट्स, हिम पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। कोई लड़की है उसके पेरेंट्स, क्या बोलेंगे, हर पेरेंट्स। मतलब शी का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और शी का पजेसिव भी क्या होता है, हर होता है। अगर ऐसे हम लोग इट की बात करें तो इट के लिए इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और इट का पजेसिव इट्स होता है, ठीक है ना। वापस देखिए, ही हिम हिज, ये ही के तीनों फॉर्म हो गए। ही तो क्या है, सब्जेक्ट है, देखो आप, ये ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है और हिज पजेसिव है। आई सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, ऐसे सी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। शी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर हो गया, और पजेसिव क्या हो गया इसका, हर हो गया। ऐसे अगर आप बात करें इट की, तो इट सब्जेक्ट है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और इट का पजेसिव इट्स होता है। इट इट इट, इट के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था। यू के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक होते हैं, इट का पजेसिव इट्स होता है, यू का पजेसिव योर होता है, ही का पजेसिव हिज होता है। चलो इसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट की बात है कि प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखना क्या है हम लोगों को, कि फर्स्ट पर्सन आ जाए तो क्या करते हैं, सेकंड पर्सन आ जाए तो क्या करते हैं, थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करते हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स हैं, उसमें प्रोनाउन चेंज करने का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कंफ्यूज भी करता है हम लोग को एक बार। तो ये कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा आपको इसको डीपली समझाया कि साहब फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं, कौन होते हैं, क्या क्या उनके रूप होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट बनाना हो तो इनको चेंज कैसे करते हैं, अब उस पर बात करने वाले हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए आप, फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए ना, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेट टू, उसमें जो वाक्य पढ़ा था, पंकज सेट टू छवि, तो सेट टू का सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन था, बोलने वाला कौन था, पंकज। देखना यहां देखें, पंकज सेट टू छवि, तो सेट टू वर्ब हो गई और राम हो गया सब्जेक्ट, सीता हो गई ऑब्जेक्ट, ये बोलने वाला और ये सुनने वाली। अब यहां पर आई आया था, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। राम ने सीता से कहा मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूं, तो मैं कौन है, मैं पहुंच रहा हूं, मैं कौन, राम या सीता, तो मैं कौन है यहाँ पे, राम है। तो जो आई है वो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राम कौन है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। कौन है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट।
या ये कह दो कि आई कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, बोलने वाले। बोलने वाला कौन है इस वाक्य में, राम है। एक वाक्य और कहते तो पंकज था, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, बोलने वाला राम, जिनसे राम बात किससे कर रहा है, सीता से। तो सुनने वाली या जिससे बात कर रहा है वो कौन है, सीता। ये सेकंड पर्सन है, मतलब ये सेकंड, इसके साथ चेंज होगा। फिलहाल तो इसमें आई है, तो मैं चेंज होगा राम के साथ। राम कौन है, रिपोर्टिंग और फैक्ट टू का सब्जेक्ट। तो देखिए आप, फर्स्ट पर्सन आई मीम आई, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे आप बात कर रहे हैं। राम किससे बात कर रहा है, सीता से। सीता के साथ चेंज होगा, और सीता देखो राम सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, सीता ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे सेकंड पर्सन। अभी ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक बार आप देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, ही हिम हिज शी हर हर इट इट्स, इनको जो है हम चेंज ही नहीं करते हैं, नो चेंज, इनको चेंज नहीं करते हैं, इनका परिवर्तन नहीं करते हैं। वापस देखना आप, अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो जैसे राम था उसके हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो सेकंड पर्सन यू यू योर, ये बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। राम सेड टू सीता, सीता के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। फिर देखना, अगर थर्ड पर्सन आ जाए, ही शी इट, तो इनको चेंज नहीं करते हैं, इनको चेंज नहीं करते हैं। वापस देखें, प्रोनाउन चेंज करने की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन के अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन आई मीम आई, ये बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, राम के हिसाब से। सेकंड पर्सन अगर आ जाए यू यू योर, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे, जो सीता लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग होंगे। वो लड़की है तो लड़के के हिसाब से, वो लड़का है सेकंड पर्सन वहां पे ऑब्जेक्ट में तो लड़के के हिसाब से, मी है तो मी के हिसाब से। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिसाब चेंज होंगे। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए ना रिपोर्टेड स्पीच में आपके, ही शी इट वगैरह, तो इनको पैसिव वॉइस में चेंज, सॉरी, इनको इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करते हैं, इनका चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो देख कर शॉर्ट में चीज बना सकते हैं। यहां पर है 1 2 3, 123, 1 2 3, और यहां पर आ गया देखो SON, ये S रहा, ये O रहा, ये N रहा। शॉर्ट में ले सकते हैं हम लोग 1 2 3 SON। क्या लिखा हमने, वापस देखना, एक पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, चेंज होगा ही नहीं। ये इन शॉर्ट आप याद कर सकते हैं, संक्षेप में आप ये वाली बात याद कर सकते हैं। तीसरा रूल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है ना। ये हमारे चेंजेस हैं, इनको इस तरह से आपको चेंज करना है। अब ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, बट एक बार में रूल पढ़ लिया है। मैं आपको यही रूल जो है एक बार वापस से पीपीटी के थ्रू पढ़ा देता हूं। देखिए आप, प्रोनाउन चेंज करने के रूल क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन आई मीम आई, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है आपको। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो संक्षेप में क्या हो गया, 123 1 2 3 बटा SON सन, ये हो गया संक्षेप में। एक मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन
नो चेंज। समझ में आ गया आपको? 123 बटा सन 123, बिल्कुल एक सरल भाषा में मैंने आपको चीजें बता दी वाली, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, इनके प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे करेंगे, अभी चिंता मत करो। हम ना करते 50 60 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे प्रोनाउन चेंज करना आपको आ जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं, एक बार हमने नियम पढ़ लिया कि भाई प्रोनाउन चेंज करने का नियम होता है, संक्षेप में पढ़ लिया 123 बटा सन। तो पहला रूल पहला रूल क्या पढ़ा हमने? रिपोर्टिंग और सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। कई बार सेट को सेट रख देते हैं, सेट टू आ जाए तो टेल कर देते हैं, सेज टू आ जाए तो टेल्स कर देते हैं। ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा सिंपल सा रूल था, कोमा इन्वर्टेड कोमा दोनों के बीच में होते हैं ना, उनको हटा करके दोनों वाक्यों को दैट्स जोड़ते हैं। ये काम हो गया यहाँ तक। अब तीसरा रूल आते ही थोड़ा दिमाग ठनका, क्योंकि वहां पे वो चीजें थोड़ी अजीब सी हो गई। वो चीजें अजीब सी हो गई क्योंकि हमें पता ही नहीं है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो हमें जो टाइम लगा वो पहले ये समझने में लगा कि भाई फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये है। उनको चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो एक रूल वो हो गया। अब हम बात करते हैं आगे टेंस चेंज करने के रूल। टेंस चेंज क्यों करना पड़ता है? बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो बात आपने सुनी उसको आप शब्दों को बदल करके बाद में किसी को रिपोर्ट करना चाहते हैं। बाद में रिपोर्ट, पहले तो बात सुनोगे, क्या बात कही वो बात किसी को बताओगे ना आप जाकर के। तो जो बात बाद में किसी को बताओगे तो जो टेंस होता है वो जो बात कही गई थी पहले वो पास्ट में चली जाती है। इसलिए जो भी बात कही गई उसको आप पास्ट टेंस में बदल करके चेंज करते हैं। जनरली ऐसा होता है कि डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट में उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। लेकिन 2-3 ऐसी स्थितियां होती हैं जब हम टेंस चेंज नहीं भी करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो 2-3 स्थितियां कौन सी है जब हम टेंस चेंज नहीं करते हैं? यस, एक स्थिति तो ये होती है, सोचो आप लोग, कुछ लोगों के दिमाग में आंसर आ गया होगा, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे यार क्या रूल है, कुछ ये इंतजार कर रहे हैं कि यार थोड़ी देर में सर ही बता देंगे तो अपन क्यों फालतू में दिमाग को पचाएं। लेकिन मेरा कहना है कि दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज करते रहा करो। जैसे सर क्वेश्चन पूछें अपने आंसर को आप दिमाग में सोच लिया करो या लिख लिया करो कि सर ने जो उत्तर दिया और आपका जो उत्तर है वो सेम है कि अलग अलग है। चलो, तो टेंस चेंज करने की जरूरत पड़ती है हमें, जनरली टेंस चेंज करते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। वो स्थितियां कौन सी हैं? जैसे एक तो है जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, चौथे में एक बात पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए, प्रेजेंट टेंस में यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है तो से टू आ जाए, फर्स्ट फॉर्म में एस हो रही है आता है मतलब सेज टू आ जाए, या फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल से आ जाए। तो जब ये वर्ब आ जाए ना, रिपोर्टिंग वर्ब, जब सेट टू आया था, सेट टू की जगह पे से टू आ जाए, सेज टू आ जाए, विल से आ जाए, अगर इस तरह की वर्ब्स अगर आ जाती हैं तो इन्हें हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय इनको तो वर्ब को चेंज कर देंगे, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, लेकिन जब आप टेंस बदलने की बात करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है ना उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, शी सेज टू अस, वो हमसे कहती है। शी सेज टू अस, हमसे वो हमेशा यही कहती है। क्या कहती है वो? आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। शी सेज टू अस आई एम बिजी। तो जब भी जाओ ना वो यही कहती है। आप ये नहीं कह सकते वो कहती है कि बिजी थी, नहीं, जब भी जाओ ये कहती है आई एम बिजी, आई एम बिजी, मतलब जब भी जाओ ये कहती है कि वो बिजी है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, आपको ये दो तीन रूल पढ़े वो सारे इसमें अप्लाई हो जाएंगे। हमने पहला रूल पढ़ा था सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में, तो शी टेल्स, अस का अस आ जाएगा, ये हो गया पहला रूल। सेज टू को टेल्स चेंज कर दिया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दोनों वाक्यों को किससे जोड़ दिया जाएगा? दैट से जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद देखो आई,
आई कौन सा पर्सन है दोस्तों? आई, मी, माई ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, योर सेकंड पर्सन होते हैं। ही, हिम, हिज, शी, हर, इट्स ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ सेकंड पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन बदलता है मैं बिजी हूँ। कौन बिजी है? लड़की कहती है कि मैं बिजी हूँ, तो लड़की बिजी है ना, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो वो कहती है कि मैं बिजी हूँ, तो ये लड़की के लिए बात हो रही है। और नियम पे जाओ, देख लो हमने नियम क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, 123 बटा सन, 123 बटा सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बदलेगा सब्जेक्ट के साथ, और फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या अपने पास? शी, तो लड़की है तो आई शी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना आप लोग इसके अंदर, देखो आप, अगर मुझे आई बदलना है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब एक लाइन में इसलिए लिखे हम लोगों ने, अगर मुझे आई को बदलना है और लड़की आ गई तो शी बदलेगा। अगर मी आता, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ध्यान देना, अगर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी आ जाता तो फिर शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा हर, ठीक है ना। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए, तो सॉरी ये पजेसिव तीसरी फॉर्म आ जाए, माई मेरा, तो लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए हर आएगा। तो जो फॉर्म हटाओगे, सब्जेक्ट हटाओगे तो सब्जेक्ट लाओगे, ऑब्जेक्ट हटाओगे तो ऑब्जेक्ट लाओगे, पजेसिव हटाओगे तो पजेसिव लाओगे, आई हटाओगे तो शी आएगा। तो यहां पे शी करना पड़ेगा अपने को। देखिए आई को बदलेंगे शी के अंदर, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और शी का सब्जेक्ट शी होता है। अब मैं ही कह रहा था कि क्या ये टेंस चेंज होगा, क्या वॉच करोगे क्या इसको? तो शी टेल्स अस, वो हमसे कहती है कि वो बिजी है, यही होगा। वो बिजी थी नहीं, वो हमेशा जब भी जाओ तो ये कहती है कि वो बिजी है, जब भी जाओ ये कहती है कि वो बिजी है। तो वो बिजी है, ये तो है, ये था नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बात के से पता चल रहा है। और वैसे नियम याद कर लो कि जब रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू या विल से आ जाए तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। तो शी टेल्स अस दैट शी इज बिजी, शी वॉज बिजी नहीं होगा, शी इज बिजी होगा, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आप विल से भी कर सकते हैं, सेज टू से भी कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। एक तो इस स्थिति में टेंस चेंज नहीं होता। और बातें आपको बताता हूं मैं, देखिए आप। हाँ दोस्तों, तो रूल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 जो है हमारा टेंस परिवर्तन करने का नियम है। टेंस को कैसे चेंज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड पे ही पढ़ा था उसको, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर हमारी आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? देखो, कोमा से पहले वाली रिपोर्टिंग स्पीच और कोमा के बाद वाली रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ का टेंस चेंज नहीं होगा, केवल टेंस की बात कर रहा हूं, बाकी के चेंज जो होने होते हैं वो होंगे। जैसे यहां पर आ गया धृतिका सेज, तो सेज जो वर्ब है ये चेंज होगी, आपको ध्यान होगा। से टू का टेल करते हैं, सेज टू का टेल्स करते हैं, सेड टू का टोल्ड करते हैं, सेड का सेड रखते हैं। ऐसे आप सेज का सेज रखोगे, उसको आप टेल्स मत कर देना। तो क्या बनेगा? धृतिका सेज। ये जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा है, इनको हम हटा देंगे और इनको जोड़ेंगे दैट से। ये रूल नंबर 2 आ गया। सेज का सेज रख लिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट से जोड़ दिया। धृतिका सेज दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज होगा सब्जेक्ट हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे? धृतिका। तो धृतिका लड़की है, तो आई को चेंज कर देंगे शी में, आई को चेंज कर देंगे शी में, शी। अच्छा, मैं कह रहा था इस रूल की, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ गई, तो क्या यहाँ का टेंस चेंज होगा? क्या टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो अब क्या करेंगे? लाइक का ये टेंस तो वही रहेगा, बट आई के साथ लाइक फर्स्ट फॉर्म आती है, शी के साथ में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, तो लाइक में एस लगा देंगे। शी लाइक्स
धृतिका सेज दैट शी लाइक्स स्वीट्स, शी लाइक्स स्वीट्स। ठीक है, ये बन जाएगा अपना इसका इनडायरेक्ट स्पीच। धृतिका सेज दैट शी लाइक्स स्वीट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने वर्ब देखी यहाँ पे विल से टू। विल फ्यूचर टेंस में होता है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में आ गई, तो फ्यूचर टेंस में जाए तो भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, शी विल से टू आ गया तो टेल बदल जाएगा, विल टेल अस, शी विल टेल अस, आई बदलेगा शी के हिसाब से, तो शी लड़की है तो आई शी में चल जाएगा। इजेमार को इजेमार रखेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, यही तो पढ़ रहे हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ जाए तो टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो शी इज करना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, शी इज, क्योंकि एम नहीं आएगा शी के साथ में, शी इज बिजी। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, टेंस चेंज नहीं करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में आ जाए। एक बात तो ये होगी। एक बात आप और बताएं, कब हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं? टेंस चेंज नहीं होगा, कब करते हैं ऐसा? देखो, अगर आपने पढ़ा हो ये टॉपिक या आपने अगर टेंस पढ़े हो तो आपको ध्यान होगा, हमने एक टेंस में पढ़ा था और हम लोग यहाँ वापस बात करते हैं, याद आ जाएगा कौन सा टेंस था। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, आई लाइक स्वीट्स, और ये वाला जैसे आई एम बिजी, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कोमा में होती है। इस रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दे दे, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो पूरी दुनिया में एक होता है, सच होता है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी समय के अंदर चले जाएं, 10 साल पहले, 10 साल बाद, आज, वर्तमान में, उन स्थितियों में चेंज नहीं होता, उन फैक्ट्स में चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, लगाती है मतलब लगाती है, लगाती थी नहीं हो सकता। पृथ्वी गोल है तो गोल ही है, गोल थी नहीं हो सकता। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स हैं, कुछ ज्योग्राफिकल, मैथमेटिकल या साइंटिफिक, पानी 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। अगर पानी 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है तो वो हो जाता है, हो जाता था नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 2 और 2 4 होते थे, भाई 2 और 2 तो 4 होते, मैथमेटिकल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट सिंपल में ही आएंगे। चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो इडियम्स और प्रोवर्ब्स हो, चाहे फिर वो कोई फिक्स टाइम टेबल की बात कर रहे हो, कि जो जो यूज हम लोगों ने, जो जो प्रयोग हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में किए थे ना, वो सभी प्रेजेंट सिंपल में ही रहते हैं, चाहे फिर डायरेक्ट स्पीच हो, चाहे फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो। इन यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, इडियम्स, इनके टेंस में कोई चेंज नहीं करते, ये उसी टेंस में रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल में ही। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा रूल है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं तो 2 और 2 4 ही होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 2 और 2 4 होते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप आगे बढ़ते हैं और इसी रूल को समझने की कोशिश करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वविदित सत्य, सार्वत्रिक सार्वभौमिक सत्य, कोई फैक्ट, चाहे ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे साइंटिफिक हो, कोई प्रोवर्ब्स, कोई इडियम्स, परमानेंट हैबिचुअल एक्शंस, ये क्या होती हैं? इडियम्स वगैरह जानते हो आप, इडियम्स वगैरह मुहावरे। कोई प्रोवर्ब जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप ये कहेंगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, आप ये नहीं कह सकते पहले हुआ करती थी, अब तो अपनी सरकारी नौकरी लग गई और अब जो है ना सर्वोत्तम नीति नहीं है, ये सब पहले की बातें थी, किताबी बातें नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप ये नहीं कह सकते, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। इनके टेंस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बातें होती है ना, इडियम्स, पुराने लोगों कही गई बातें, इनका टेंस वही रहता है, प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा जो परमानेंट हैबिचुअल एक्शंस हैं, ये क्या चीजें हैं?
जैसे आपने कहा कि साहब मैं रोजाना 2 बार ब्रश करता हूं। अगर ये मेरी परमानेंट आदत है और मैंने किसी को बात बताई और आपने वो बात किसी और को बताई या उसने वो बात किसी और को बताई, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि वो जो है वो 2 बार ब्रश करते थे, नहीं, वो तो अभी भी करते हैं, उनकी आदत है। तो आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ये आई ब्रश ही रहेगा, आई ब्रश नहीं होगा। हाँ, इसमें एक किंतु परंतु थोड़ा जरूर है कि जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ये वाला आदत वाला, जैसे मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, ये मेरी परमानेंट हैबिचुअल एक्शन है और मैं भी स्टूडेंट हूँ और आपको पता है कि वो जाते हैं डेली स्कूल। तो और आप किसी को कहेंगे तो अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, वो भी आपके स्कूल में पढ़ता है, आपने कहा यार वो तो रोजाना स्कूल जाता है, रोजाना कॉलेज जाता है, उसकी आदत है। लेकिन मान लो कॉलेज खत्म हो गया, आपकी जॉब लग गई और फिर 10-12 साल बाद आप बात कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं कि यार वो जो था ना मेरा दोस्त, वो रोजाना स्कूल जाता था, अब वो उसकी आदत नहीं रही, अब तो वो आदत पास्ट में चलेगी, तो पास्ट में चलेगी तो पास्ट टेंस कर दो आप लोग। तो देखो वो थोड़ा लॉजिक तो आपको लगाना पड़ेगा। वैसे जनरली होता है कि अगर कोई आदत आपकी अभी परमानेंट अभी प्रेजेंट में है और आप प्रेजेंट में ही बात करें और आपको पता है कि उसकी आदत अभी भी है, तो फिर उसका प्रेजेंट सिंपल में यूज करो, फिर उसका टेंस चेंज मत करो। तो इसलिए मैंने बात लिखी है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, फैक्ट्स आ जाए, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, लोकोक्तियां, मुहावरे आ जाएं या परमानेंट हैबिचुअल एक्शंस की आप बात कर रहे हो, तो इनके टेंस में भी कोई चेंज नहीं करते। नो टेंस चेंज। अगर हैबिचुअल एक्शन आ जाए, प्रोवर्ब्स, इडियम्स आ जाए, कोई फैक्ट्स की बात आ जाए, इस तरह की बातें आ जाए, तो टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, मैन इज मोर्टल, आदमी मोर्टल होता है। मोर्टल यानी आदमी मोर्टल होता है, मोर्टल होता है जो मरणशील है, जो आया है वो जाएगा, मरेगा। आदमी नश्वर है, मोर्टल है, मरणशील है। तो ये बात आपको नहीं लगता कि एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है? दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं आप, किसी भी कालखंड में चले जाइए, आदमी तो मरणशील ही है, वो नश्वर है, मोर्टल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आदमी मोर्टल था, वो तो है, वो रहेगा, ठीक है ना? तो मैन इज ही रहेगा, वॉज नहीं होगा। बाकी के चेंजेस कर सकते हो आप। द टीचर सैड का सैड रखते हैं, टोल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दीजिए। द टीचर सैड दैट, और फिर मैन इज मॉर्टल को ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। मैन का एम छोटा करना पड़ेगा, यस, ध्यान रखना, छोटा करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं क्या बात है। देखो, डायरेक्ट स्पीच में कोमा से पहले वाला एक अलग वाक्य है और कोमा के बाद वाला ये अलग वाक्य है। इसीलिए चूंकि अलग वाक्य है तो उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हो रही है। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, अगर वो नया सेंटेंस है तो। ये एक नया सेंटेंस है, लेटर कैपिटल था। अब तो चूंकि हमने इन दोनों वाक्यों को जब इंडाइरेक्ट बना रहे थे तो दैट से जोड़ दिया, और जब आपने इसको दैट से जोड़ दिया तो अभी दोनों वाक्य अलग अलग नहीं रहे, एक ही हो गए। और एक ही हो गए तो बीच में कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं है, जब तक वो कोई प्रॉपर नाउन वगैरह ना हो। तो आप उसको भी स्मॉल लेटर कर दीजिए। तो मैन का एम स्मॉल आएगा, इसका इज रहेगा, मॉर्टल मॉर्टल रहेगा, मॉर्टल यानी नश्वर, मरणशील। अच्छा, मॉर्टल का ऑपोजिट क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मॉर्टल में आई एम जोड़ दीजिए और हो जाएगा इमोर्टल। क्या बोलते हैं? इमोर्टल। इमोर्टल नहीं, गलत उच्चारण होता है, इमोर्टल नहीं, इमोर्टल। जब डबल एम आते हैं तो पहले वाला एम साइलेंट हो जाएगा, तो इमोर्टल कहेंगे। ये इसका ऑपोजिट हो गया। चलो, हमारी बात समझ आ गई, टेंस चेंज नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव की बात कही, माई ग्रैंडफादर सेड टू मी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कही। अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ा और यहाँ पर बता दूं,
कुछ अच्छी ग्रामर है, टॉमसन एंड मार्टिनेट ग्रामर आती है इंग्लिश की अच्छी, उसमें एक बात दी हुई है जो आप सब भी ध्यान सुने। हालांकि मैंने वो यहाँ पर पूरे रूल फॉलो नहीं किए उसके, एक तो मैंने जानबूझ करके सहूलियत के लिए वो चीज छोड़ी है, बट आपको रूल तो पता होना चाहिए कि है क्या बात। ये जो माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, सेड टू के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट दिया होता है ना, सेड टू मी, सेड टू राम, सेड टू हिम, तो ये कहते हैं कि ये वाला जो फ्रेज है ना ये बाद में आना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच पहले आना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों बातें दी हो तो इसको ना बाद में लिखा जाना चाहिए। बट आपको इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं, भाई वो तो एग्जाम की बात है, वो पेपर अपने आप सब लिख के देगा, आपको तो बनाना है। इनडायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है ना। बट वैसे ध्यान होना चाहिए कि माई ग्रैंडफादर सेड टू मी को शुरू में लिखने के बजाय ना बाद में लिखना शुरू सही रहता है। हाँ, लेकिन ये जो सेड के बाद जो ऑब्जेक्ट और टू नहीं दे रखा, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं। मैन इज मोर्टल, द टीचर सेड, या द टीचर सेड मैन इज मोर्टल, इसको पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। लेकिन आज इसमें सब्जेक्ट, ये सेड टू और ऑब्जेक्ट दिया हो, इसको कोशिश करें बाद में लिखने की। तो आप किताबों में जनरली इसको बाद में ही देखेंगे, लेकिन वो सहूलियत बनाने में हमें शुरू में रहती है, इसलिए मैंने अधिकतर क्वेश्चन में ना इनको पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा है। तो आप उससे वो मत होना, वो सहूलियत के लिए लिखा है हम लोगों ने। तो अभी भी जैसे ये करना पड़ेगा, जब हम इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो जो बाद में लिखा हुआ है इसको उठा के हमें शुरू में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माई ग्रैंडफादर सेड टू क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, टोल्ड, पहला चेंज, मी कर दिया, उसके बाद मी तो है इसमें, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को इनको हटाएंगे और दैट जोड़ देंगे, दैट जोड़ दिया, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट। और देखो दादाजी ने क्या कहा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, लोकोक्ति है, बड़े लोगों की बात है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो फॉर्च्यून होता है, जो भाग्य होता है ना, वो बहादुर लोगों का ही साथ देता है, कायर लोगों का नहीं, कमजोर लोगों का नहीं, हिम्मत हारने वाले लोगों का साथ नहीं देता। फॉर्च्यून साथ देता है, फेवर करता है किसको, ब्रेव को। द ब्रेव मीन्स बहादुर लोग। ये लोकोक्ति है, ये सही बात है, ये 10 साल पहले भी सही थी, ये आज भी सही है, ये आगे भी सही रहेगी। समय की कसौटी पर ये खरी उतरी हुई है, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जैसा बोला जाता है इसको आपको वैसे लिखना है। ये प्रेजेंट सिंपल में है फेवर, इसको एज इट इज प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। बस ये जरूर है, जो कि इन दोनों सेंटेंस जोड़ रहे हैं, तो यहाँ फॉर्चून का जो एफ बड़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले से किया था, मैन का एम छोटा, ऐसे ही फॉर्चून का एफ छोटा कर देंगे, दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा, दादाजी ने मुझसे कहा कि जो फॉर्चून है, सौभाग्य है, जो भाग्य है, वो तो बहादुर लोगों की ओर करता है, करता था नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। एक तो कब नहीं करेंगे, एक तो हमने पढ़ा रिपोर्टिंग व प्रेजेंट या पास्ट है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए तब, और दूसरा ये हैबिचुअल एक्शन वगैरह आ जाए तब, आदत वगैरह आ जाए तब। इसमें एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, ही सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। उसने कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के पीएम है, और आप ये बात कर रहे हैं, और जब बात कर रहे हैं तो आपको देख रहे हैं कि यार वो तो पीएम अभी भी हैं। आप ये नहीं कह सकते आज की तारीख में, जब हम आज खड़े हैं 2020 में, कि पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे नहीं, वो तो अभी भी हैं। तो इसके भी टेंस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आप बात कर रहे हैं नेहरू की, आप बात कर रहे हैं राजीव गांधी की, आप बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, ये प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी हैं, तो टेंस चेंज मत करो, ठीक है ना। जब आपको लग रहा हो कि बोलते समय वो वर्तमान में अभी भी है स्थिति, तो टेंस चेंज मत करो, बाकी चेंज कर सकते हो। तो इसमें सैड का तो सैड ही रह जाएगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को दैट से जोड़ देंगे, और मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, ये एज इट इज आ जाएगा। इसमें कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर कब नहीं होगी देख लिया, अब देखते हैं कब टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज कब होगा, देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए, अब तक रिपोर्टिंग वर्ब पहले भी थी भाई प्रेजेंट टेंस में थी,
दूसरे में पास्ट टेंस में थी सेड, लेकिन वो प्रेजेंट वो यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, ये वाली बातें आ गई, तो इनमें टेंस चेंज करते नहीं है। तो अब तीसरी स्थिति में आ गए, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना जब हम लोग, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। मैं आपको ये वाली बात समझाता हूं क्या बात है। देखिए, टेंस चेंज करने की अगर हम बात करें तो मैं ना आपको इसमें एक सिंपल सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं। जैसे अपने ध्यान हो तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ा था, पैसिव वॉइस में हमेशा बी प्लस थर्ड की फॉर्म का वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, और इससे हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ऐसे ही हम यहां पर भी ना एक बात समझ लेते हैं टेंस परिवर्तन करने में भी। देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को उसके रिलेटेड करस्पॉन्डिंग संबंधित पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। अब इसको ना कई बार स्कूल्स में, कई गाइड्स में, कई बुक्स में इस तरह समझा रखा है, जो थोड़ा सा लेंदी है, गलत नहीं कह रहा मैं, बट लेंदी है, उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम लोग। वो क्या बता रखा है कि भाई जैसे जो भी संबंधित टेंस है उसके पास्ट में चेंज होंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने भी लिखवाई आपको। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, इनडायरेक्ट बनाना है तो प्रेजेंट सिंपल को चेंज कर दीजिए पास्ट सिंपल में, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल को चेंज कर दीजिए पास्ट सिंपल में। अगर आपको दे रखा है पास्ट सिंपल तो आप क्या करें? पास्ट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल को कर दें आप पास्ट सिंपल में। फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूस दे रखा है तो आप उसको कर दें पास्ट कंटिन्यूस। अगर आपको दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। अगर आपको दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दें। वापस देखना, प्रेजेंट के चारों टेंस को उसके चारों पास्ट में चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ जाओ आगे पास्ट में। पास्ट का सिंपल, पास्ट के सिंपल को किसमें चेंज करेंगे आप? अब आपको अगर ध्यान हो, टेंस याद आ रहे हो तो मैंने पढ़ाया था पास्ट का भी पास्ट, प्री पास्ट। पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? यस, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। वापस सुनना, प्रेजेंट के चारों टेंस को पास्ट के चारों, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना। पास्ट में आ जाओ, पास्ट का सिंपल पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट का क्या होगा? वो तो पास्ट का पास्ट ऑलरेडी है, तो उसका पास्ट क्या चेंज करोगे आप लोग? तो ध्यान दें, पास्ट परफेक्ट का चूंकि ऑलरेडी वो पास्ट होता है तो उसके टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा चेंज की जरूरत नहीं है? पास्ट परफेक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करने की जरूरत नहीं। फ्यूचर में अगर आ जाए तो विल शैल आते हैं तो विल का वुड कर देना, पास्ट जानते हैं आप करना, शैल का शुड कर देना, शैल का कई बार वुड भी हो जाता है, कैन का कुड कर देना, मे का माइट कर देना, ये सब हो जाएगा। एक बार वापस से इसको देखते हैं और एक बहुत बड़े तरीका निकालते हैं। मैंने क्या बताया आपको? टेंस को उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब जो संबंधित, संबंधित मतलब प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं, आप बताइए मुझे प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है स्ट्रक्चर में? वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा आएगा, उसको छोड़ जाओ, भूल जाओ। आप बताओ मुझे केवल वर्ब क्या है? प्रेजेंट सिंपल की वर्ब क्या थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हो रही है। और अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो एक बार
यहां पढ़ने से पहले, अब इस वीडियो को यहां से देखने से पहले वापस रिवाइंड जाइए, पीछे जाइए, टेंस को देखिए, सारे टेंस का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा देखिए। मैंने तो एक चार्ट बनाने के लिए बोला था कि आपको सारे टेंस का एक ही पेज पर चार्ट बनाना चाहिए, उसमें देख लें कौन से टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है। तो खैर ऐसे बता रहा हूं मैं तो यहाँ पे, लेकिन एक बार अगर आप खुद को याद आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। इसके नेगेटिव में क्या आता है दोस्तों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसके नेगेटिव में नॉट आता है। अरे नॉट है हेल्पिंग और कौन सी आएगी मेरे दोस्तों? डूड आ जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। तो डू और डज प्लस नॉट, ये आता है प्रेजेंट सिंपल में। अब मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट सिंपल को चेंज कर दें काहे के अंदर आप लोग? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड नॉट आता है। तो डूडस का नॉट हो तो डिड नॉट कर देना, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म। कई बार डूडस आता है तो टेंस क्वेश्चन भी करेंगे, फिलहाल तो याद रखो इतना आप। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ध्यान है क्या? आप बता सकते हो? नहीं। आप बता सकते हो क्या? नहीं। आप बता सकते हो? नहीं। अरे टेंस पढ़ाए थे ना आपको मैंने, बताइए क्या क्या होगा? हाँ ये बता रहे, देखो आप भाई साहब बताना चाह रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस है, बी की वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो क्या बनेगा? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बट एक काम करो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो बाद देखते हैं, इज एम आर आता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को काहे में चेंज करेंगे? करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल तो है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। वापस सुनना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दोनों में कॉमन क्या है? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट में भी है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी है, तो उसको तो चेंज करना ही नहीं है। चेंज क्या करना है? इज एम आर को वॉज वर। चेंज क्या करना है? इज एम आर को वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी रहेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, चेंज कर देंगे। तो हमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो इधर भी लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, इनमें तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे हम लोग। तो हम चेंज क्या कर रहे हैं? हम केवल चेंज कर रहे हैं इज एम आर को वॉज वर में। यही मैं लिखना चाह रहा हूं, इज एम आर को वॉज वर में, बस। फर्स्ट फॉर्म में मत लिखो, वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे वो अभी थोड़ी पहले आया था, आई एम रीचिंग दिल्ली, तो आपने कहा ही वॉज रीचिंग दिल्ली, तो रीचिंग दोनों में था। आई एम रीचिंग, ही वॉज रीचिंग, चेंज किया क्या? एम को वॉज किया, रीचिंग को तो रीचिंग रखा ना हमने, उसको चेंज किया ही नहीं, तो रखने की जरूरत है? आप इतना याद रखो, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, इज एम आर को वॉज, बस इतना याद रखो। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों? हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज हैव और वर्ब की थर्ड, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हैज हैव की सेकंड फॉर्म कर दो, हैड थर्ड फॉर्म। अब बताइए इन दोनों में सेम चीज क्या दिख रही है आपको? हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, तो ये तो दोनों में ही है ना, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। चेंज क्या करना है अपना? केवल हैज हैव को
हैड में चेंज करना है। क्या करना है? हैज हैव को हैड में चेंज करना है। अब ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है दोस्तों? हैज हैव आता है, बीन आता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैड आता है, बीन आता है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ठीक है ना? तो दोनों में क्या चीज आ गई? देखो वापस इधर देखो बोर्ड पे, अगर समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैज हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज हैव बीन आईएनजी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखो बीन यहां पर है, बीन यहां पर भी है, दोनों में है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां पर भी है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां पर भी है, दोनों में। अलग अलग क्या है दोनों में? यहां पर हैज हैव है और यहां पर हैड है। एक में हैज हैव है और एक में हैड है। तो हम क्या करेंगे? हैज हैव को हैड में चेंज कर रहे हैं बस। बीन दोनों में है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोनों में है। हम क्या चेंज कर रहे हैं? हैज हैव को हैड में, नथिंग एल्स। वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हैज हैव को काय में चेंज करते हैं? हैड में चेंज करते हैं। तो हो गया काम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। प्रेजेंट के चारों टेंस को हम पढ़ना बदलना सीख गए। और एक बहुत शॉर्ट में चीज निकल के आ रही है। फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है सेकंड फॉर्म, इजएमआर को चेंज करना है वाज वर, हैज हैव को चेंज करना है हैड। इससे मैं एक शॉर्ट बात और निकालूंगा थोड़ी देर में। अभी आ जाओ आप पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आता है दोस्तों? पास्ट सिंपल में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड आती है, ये लिखा हुआ देखो आप, या तो सेकंड फॉर्म आती है डिड आती है। और मैंने बताया पास्ट सिंपल काय में चेंज होगा? पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर बदल दिया पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? अभी बात करी थी हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। देखो पास्ट सुनो एक बात, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसमें क्या आता है? हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी है, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी है, दोनों में है। तो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दोनों में ही है। चेंज क्या कर रहे हैं आप? वाज वर को हैड बीन। क्या चेंज कर रहे हैं? वाज वर को हैड बीन। तो यहां लिख दूं वाज वर को हैड बीन, बस। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट होता है, वो चेंज होता नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसके बाद में, वो भी चेंज नहीं होता। तो कुल मिला के जो टेंस वाली वर्ब है वो तो इसमें हो गई। अब अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें वो विल का वुड होता है, शैल आ जाए तो शैल का शुड भी होता है। कभी यार वो आई के साथ शैल आता है, आई ही में हो गया तो ही के साथ विल आता है, विल का पास वुड होता है। तो शैल वाला ना कई बार वुड भी हो जाता है। चलो मैं इसका मॉडल पढ़ाऊंगा, मॉडल के भी कैसे नहीं बताऊंगा आपको मैं, बट एक बार यहाँ जाइए देखो शॉर्ट में। ये जो आप बात देख रहे हैं ना इधर, पूरी बात, इस पूरी बात को मैं 3 शब्दों में समेट सकता हूं, ओनली 3 वर्ड्स, और याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट 3 शब्दों में सिमट सकता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। ये बात तो आपको क्लियर है। और ये सब बातें टेंस वाइज अलग अलग पढ़ी।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इतने लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, तो एक शॉर्ट बात आप समझ लीजिए, टेंस परिवर्तन में वो क्या है, केवल इतना याद रख लो, इतनी सी बात याद रख लो आप। क्या बात है? पहले तो बात देखो क्या लिखी मैंने यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म। याद करना कितना आसान है, तीनों वर्ब लिख दी, 1 2 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी अकेली आती नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हेड लिख दी है। अब क्या करना है इसको, ये सब बातें क्या लिखी हैं ये इस बात में समा गई, इतनी सी बात करनी है कि साहब टेंस चेंज करना है तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इतना सा करना है। पूरे टेंस की बातें इसमें आ गई। कैसे आ गई देखिए, फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म ही तो है, डू डज ही फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये पहली लाइन समझ में आ गई आपको, ये तो बिल्कुल वही लिखी हुई है। सेकंड लाइन भी इसी पर है क्या? बिल्कुल इसी पर है, देखो आप, मजा आएगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं इजएमआर, ये इजएमआर आपको नहीं लगता कि किसी की फर्स्ट फॉर्म है? सोचो, क्या इजएमआर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या? बिल्कुल है। किसकी? बी की। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इजएमआर। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज वर। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। तो देखो, फर्स्ट फॉर्म इजएमआर को कर दिया वॉज वर सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कर दिया बीन, और बीन अकेला आता नहीं, हेड साथ आ गया। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हो गया चेंज। इतना तो लॉजिक है। फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इजएमआर का वॉज वर करना है, वॉज वर को हेड बीन कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ही हैज है फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका पास्ट हेड होता है, हेड आ जाए तो हेड को हेड ही रखना है। इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों को, शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि जब टेंस चेंज करने हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इतना याद रख लो, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट सिंपल आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एसोरियस आता है, उसको सेकंड फॉर्म कर देना। सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, पास्ट परफेक्ट करेंगे तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। इजएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, उसको कर दिया वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दोनों में था, इसको लिखा नहीं हम लोगों ने। इजएमआर को वॉज वर, और वॉज वर आ जाए तो हेड प्लस बीन, हेड बीन हो जाएगा। हैज का हेड कर देंगे, हेड को हेड रखेंगे। ऐसे फिर आगे बढ़े तो विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड या वुड कर देंगे। और भी आगे देख सकते हैं, कैन आ जाए मान लो अगर मॉडल, तो कैन का कुड कर दें। मे आ जाए तो मे का माइट कर दें, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मस्ट आ जाए तो देखो, जनरली मस्ट को ना मस्ट ही रखते हैं, जनरली तो मस्ट का मस्ट रहता है, क्योंकि मस्ट के 3-4 यूजेस होते हैं। मस्ट आवश्यकता बताने के लिए, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन बाध्यता बताने के लिए, कंपल्शन अनिवार्यता बताने के लिए, इन सब के लिए यूज होता है, तब तो मस्ट का मस्ट रहेगा। लेकिन मस्ट का जब मस्ट का यूज कंपल्सन होगा ना, मैं गलत बोल गया, जब मस्ट का यूज कंपल्सन होगा ना, मजबूरी होगी, तो फिर आप मस्ट को वैसे मस्ट भी रख सकते हैं। सेफ तरीका तो है कि मस्ट को मस्ट चेंज करो। हाँ, याद करो एक बात, मैंने आपको शुरू में आज पढ़ाया था, जब डायनेट शुरू किया था, कि जिसको दुखी रहना है ना वो दुखी रहेगा, सैड तो सैड रहेगा। SAID, वो SAD वाला नहीं था, सैड तो सैड रहेगा। और जिसको मस्त रहना है ना वो मस्त ही रहेगा, सैड का सैड रहेगा, मस्त का मस्त रहेगा। एक्चुअली यहाँ उच्चारण तो मस्त नहीं है, यहाँ उच्चारण है मस्ट, मस्ट का मस्ट ही रखेंगे। लेकिन अगर किसी मस्त आदमी की कोई मजबूरी आ जाए ना बेचारे की, कोई ऐसी टेंशन आ जाए, कोरोना वैसी कोई टेंशन आ जाए, तो कई बार मस्त आदमी भी ना मजबूरी में बदल जाता है। तो ये मस्त भी ना हमारा
मजबूरी में बदल जाता है। अगर मजबूरी हो, क्या हो दोस्तों, मजबूरी हो, कंपल्शन हो, तो ये मजबूरी के अंदर जो मस्ट है ये हैड टू या वुड हैव टू चेंज हो सकता है। हैड टू या वुड हैव टू, दोनों में से किसी भी चेंज हो सकता है, लेकिन थोड़ा अंतर करना चाहे तो करें। अगर आपको वाक्य के उससे एहसास हो जाए कि यार ये मजबूरी को पास्ट में ले गया, शायद ये पास्ट की मजबूरी की बात कर रहा है, तो हैड टू चेंज कर दें। अगर आपको लगता है कि मजबूरी की फ्यूचर की बात कर रहा है, कभी आगे भविष्य की बात कर रहा है, कोई आगे की मजबूरी की बात कर रहा है फ्यूचर की, तो फिर आप क्या करें, वुड हैव टू कर। ये कब करना है, जब मजबूरी की कोई बात हो, कोई सेंटेंस में मजबूरी आपको एक्सप्रेशन दे रखे हो, कंपल्सन की कोई बात कह रहा हो, तो फिर मस्ट को हैड टू या वुड हैव टू करते हैं। इस स्थिति में भी आप मस्ट का मस्ट रख सकते हैं। मस्ट हो सकता है मजबूरी में भी मस्त रहे, बट चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आप मजबूरी हो तो हैड टू या वुड हैव टू, वैसे तो मस्त मस्त ही रहता है, ठीक है ना। सैड सैड रहता है, मस्त मस्त रहता है। ये कुछ चेंजेस हैं। इसका शॉर्ट ये है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो खिचड़ी पक जाएगी, इतने सारे नियम नए, जब एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये पीपीटी के थ्रू सेम रूल बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वापस देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब बातें कर चुके हैं हम लोग, और उसका एक शॉर्ट निकाला था हम लोगों ने कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। अच्छा, क्या दोस्तों मुझे वो जो सारी बात आई थी, मैंने आपको इज़ेमार का वॉज वर का हैड बीन, उसको बताने की जरूरत भी है क्या? मुझे लगता है आपको शायद इसी समझ में आ जाएगा। जैसे ही बात में क्लास में बोलता हूँ ना कि केवल ये लिख लो, बच्चे कहते हैं ना साहब वो पूरा जो भी आपने लिखवाया था ना हमारे को, ये तो पूरा बताया था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, विजेमार वॉजवर हैड बीन, साहब ये पूरा लिखेंगे। ऑनलाइन क्लास में ये फायदा है कि अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी मैंने पीपीटी बनाकर आपको दी थी। ये सब बातें बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में, अपनी राइटिंग तो देख रहे हो आप, इनकॉरिजिबल है, पठन योग्य नहीं है, सूगली राइटिंग, रास्ता नहीं बोले तो हम लोग, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो कंप्यूटर वाली राइटिंग तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी, तो हम उसी पे जा रहे हैं। देखिए आप, इसी टेंस की सारी बातें मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको दे दी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखिए आप, फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फर्स्ट फॉर्म एसोरियस आ जाए, उसको तो क्या कर देंगे आप लोग, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल का। डू डज नॉट क्या कर देंगे, डिड नॉट। इज़ेमार को वॉज वर, हैज हैव को हैड, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर को हैड बीन, विल को वुड, शैल को शुड, या वुड भी कर सकते हैं, जनरली वुड ही करते हैं, बट कई बार वो आईवी का अगर आईवी रह जाए तो शुड भी कर देते हैं, जनरली शैल का वुड हो जाता है। कैन को कुड, मे को माइट, मस्ट जनरली तो मस्ट ही रहता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो जाए, कंपल्शन हो जाए, मजबूरी हो जाए, कंपल्शन हो जाए, तो वो हैड टू या वुड हैव टू हो जाता है। वो सारी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है ना। ये है, इसको एक बार दोबारा देख लें। फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म का क्या कर दिया हम लोगों ने, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, डू डज नॉट का डिड नॉट, इज़ेमार का वॉज वर, हैज हैव का हैड, वॉज वर का हैड बीन, विल का वुड, शैल का शुड या वुड, जनरली वुड होता है, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट रखेंगे। ठीक है ना। और अगर कोई कंपल्शन मजबूरी की बात हो जाए तो हैड टू या वुड हैव टू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ आ रहा है। अब इसके बाद रूल नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग, ये गलती से यहाँ लिखा हुआ आ गया, रूल नंबर 5।